आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कह दिया है कि जो कोवैलेंट प्लाज्मा थेरेपी है वो इफेक्टिव नहीं है। जी हाँ, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एम्स के साथ मिलकर पूरे देश के लिए कोविड का प्रोटोकॉल देता है और बताता है कि माइल्ड हो, मॉडरेट हो या फिर सीवियर हो तो क्या करना है, कैसे करना है और उसको अलग अलग डॉक्टर्स और हॉस्पिटल फॉलो करते हैं। उसने कह दिया कि प्लाज्मा थेरेपी इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कब स्टार्ट हुई थी? सितंबर 2020 में प्लेसिड ट्रायल हुआ, उसके बाद से प्लाज्मा थेरेपी को ऑफ लेबल यूज में अलाउ करा गया। लेकिन तब भी कोई बेनिफिट मिले नहीं थे, फिर भी अलाउ कर दिया गया। ऑफ लेबल यूज मतलब क्या? केवल कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में जब डॉक्टर बोले केवल तब अलाउ होगा। ये अर्ली मॉडरेट डिजीज में बोला गया था पहले 7 दिन में देने के लिए, और वो भी तब जब प्लाज्मा कैसा हो जिसमें हाई एंटीबॉडीज हो, सिर्फ तब। ना मीनवाइल बाकी सारी जगहों पर भी ट्रायल्स चलते रहे, यूके में, अर्जेंटीना में, चाइना में, हर जगह पे। लेकिन क्या पाया गया कि कहीं पर भी कोई बेनिफिट नहीं है। 14 मई 2021 को ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में जो लेंसलेट है उसमें एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें 11,558 लोगों के ऊपर ट्रायल का एनालिसिस प्रेजेंट करा गया, और क्या पाया? इट इज नॉट इफेक्टिव। नो बेनिफिट फाउंड का ये मीनिंग है कि जो भी लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं कोविड 19 के ट्रीटमेंट के लिए, और जब उनको हाई टाइटर प्लाज्मा दिया गया, हाई टाइटर का भी मैंने मीनिंग बताया था जिसमें एंटीबॉडीज ज्यादा हो, प्लाज्मा देने के बाद भी उनकी कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, रेदर कुछ हार्म जरूर मिले हैं। बहुत अर्ली एविडेंसेस ऐसा भी सजेस्ट कर रहे हैं कि इससे और ज्यादा वेरिएंट्स भी आ सकते हैं, क्योंकि जब प्लाज्मा दिया जाता है तब जो इम्यून सिस्टम है वो ऑलरेडी वीक है। तो ऐसा कुछ अर्ली स्टडीज भी बता रहे हैं। इसके अलावा जो भी अलग अलग फैमिलीज हैं पेशेंट्स की, डोनर्स की, उनको बहुत ज्यादा इसकी वजह से हरासमेंट फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल में तो कह दिया जाता है कि आप लेकर आए, फिर उसके बाद डोनर को ढूंढे, उसको लेकर आए, और जो डोनर आया है उसको भी कितने हरासमेंट का फेस करना पड़ रहा है कि ऑलरेडी वो बहुत मुश्किल से ठीक हुआ है, अब उसको फिर से जाके देना पड़ रहा है। फिर भी हमारे देश के लोग जाके दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला है। इसके साथ में एक चीज को जो और मेंशन करना जरूरी है वो ये है कि प्लाज्मा का फ्रॉड भी साथ में आया है। क्या? कि जब भी कोई जाकर डोनर देता है तो वो 400 ml देता है, जो किसी भी पेशेंट को 2 बारी चढ़ाया जा सकता है, 200 ml पहले दिन, 200 ml दूसरे दिन। लेकिन हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, पहले दिन चढ़ा देते हैं, फिर बोलते हैं पेशेंट की फैमिली को कि आप कोई एक नया व्यक्ति लेकर आओ फिर से डोनेशन के लिए। इन द सेम वे अगर आप प्लाज्मा बैंक में जाकर देकर आते हैं तो आप देते तो 400 ml है, लेकिन वो आपको कार्ड कितने ml का इश्यू करते हैं? 200 ml का। तो ये भी फ्रॉड चल रहा था। तो इस सब की वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। लेकिन अब ये कह दिया गया है कि इसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो इससे अब ये सारी चीजें रुक जानी चाहिए। चलिए इस थेरेपी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, क्या था, कैसे था, कौन कौन लोग दे सकते थे, कब दे सकते थे। लेट अस नो मोर अबाउट इट। प्लाज्मा है क्या? सबसे पहले तो प्लाज्मा हम सब में है। ये कलरलेस लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, जिसमें अलग अलग ब्लड सेल्स, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और अलग अलग जो भी सेल्यूलर कंपाउंड होते हैं वो फ्लोट करते हैं। ये सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट है ब्लड का, जो कंप्राइज करता है 55% हमारे ब्लड के पार्ट को बॉडी में। इसमें पानी, नमक, अलग अलग एंजाइम्स, एंटीबॉडीज और प्रोटीन्स भी होते हैं। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लाज्मा के शरीर में अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। एंटीजेंस वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिम्युलेट करते हैं, मतलब कि अगर कभी बीमारी आई तो एंटीजेंस बोलते हैं चलो इम्यूनिटी आगे बढ़ो। एंटीबॉडीज वो प्रोटीन्स होते हैं जो प्रोड्यूस करे जाते हैं इम्यून सिस्टम के द्वारा। एंटीबॉडीज फाइट करते हैं किसी भी डिजीज से। कोवैलेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या है? ये ब्लड को यूज करती है उस पर्सन का जो ऑलरेडी रिकवर कर चुका है कोविड 19 से, और उसके ब्लड में से एंटीबॉडीज को निकाल लिया जाता है। मतलब कि डायरेक्टली एंटीबॉडीज को नहीं निकाला, प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट कर लिया ब्लड में से, और उस प्लाज्मा को एक ऐसे इंडिविजुअल को जिसको भी कोविड है उसको दे दिया गया, जिससे वह एंटीबॉडीज उस पर्सन से जो रिकवर्ड है उस पर्सन के पास चली जाए जो भी लड़ रहा है, और वो एंटीबॉडीज उस बंदे के शरीर में जाके, उस पर्सन के शरीर में जाके लड़े डिजीज से।
क्योंकि उसका भी खुद के एंटीबॉडीज वो काम नहीं कर रही। एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है? एंटीबॉडी टेस्ट ब्लड में ये बताता है कि कितनी एंटीबॉडीज है, हाई टाइटर है या लो टाइटर है। ये देखता है कि क्या हमारे इम्यून सिस्टम ने रिस्पॉन्ड करा, और हाँ अगर करा तो उसको निकाल के किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए। अच्छा, अब ये प्रोसेस क्या होता है प्लाज्मा के डोनेशन का, एक बार इसके बारे में जानते हैं। जब भी किसी को प्लाज्मा चाहिए होता है तो व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह पे वो, ट्विटर पे वो डाल रहे थे कि हमको चाहिए ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या जिस भी प्रकार का। तो जो भी बंदा जिसको कोविड हो चुका है वो क्या बोलता है, हाँ आई एम अवेलेबल, आई एम एलिजिबल। एलिजिबिलिटी कैसे टेस्ट होती है? अवेलेबल तो वो है, लेकिन एलिजिबल है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कौन कौन होते हैं। एक तो एज ग्रुप 18 साल से 60 साल के बीच में होना चाहिए। सिम्टम्स फ्री होने चाहिए पिछले 14 दिन से। पिछले 6 महीने में कोविड डिटेक्ट हुआ होना चाहिए, और एंटीबॉडीज प्रेजेंट होनी चाहिए। इसके लिए एंटीबॉडी टेस्ट करा जाता है। मिनिमम वेट 50 किलो, या तो मेल हो, और अगर फीमेल है तो आज तक कभी भी उन्होंने कंसीव ना करा हो। वैक्सीनेशन अगर आपने लगवाई है तो 28 दिन बाद वैक्सीनेशन को लगवाने के, और उसके बाद आप हर 14 दिन में कितनी बार डोनेट कर सकते हैं, चाहे आपने वैक्सीनेशन लगवाई है या नहीं लगवाई है, जब तक भी आपके ब्लड में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तब तक। और इसके अलावा आपको कोविड पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट भी चाहिए थी देने के लिए। ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे जब प्लाज्मा मैटर कर रहा था। नॉन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियंस को भी जान लेते हैं, वो क्या क्या थे। अगर आपके शरीर में एंटीबॉडीज एडिक्वेट नहीं है एंटीबॉडी टेस्ट करवाने के बाद, तो आप प्लाज्मा नहीं दे सकते थे। अगर आप डायबिटिक हैं और इंसुलिन आप ले रहे हैं तो नहीं। प्रेशर है वो 140 से ज्यादा है, डायस्टोलिक हैं तो लेस देन 60, 60 से कम या फिर 90 से ज्यादा। अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है या फिर हाइपरटेंशन है और मेडिकेशन में चेंज हुआ है पिछले 28 दिन में, अगर आप कैंसर सर्वाइवर हैं, अगर आपको क्रोनिक किडनी, हार्ट, लंग या फिर लिवर डिजीज है, तो आप नहीं दे सकते थे। ये सारे नॉन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन। कितना समय लगता था देने में? 4 से 6 घंटे। और कौन किसको दे सकता था? ओ पॉजिटिव केवल ओ पॉजिटिव को। जो ए वाला ब्लड ग्रुप है वो ए को और ओ को, बी वाला ओ को और बी को, और ए बी पॉजिटिव सबको दे सकता था प्लाज्मा। ये नीड ऑफ द आर क्यों था? क्योंकि सिर्फ 3 में से 10 लोग जो रिकवर करते थे वो एलिजिबल थे डोनेट करने के लिए। और इसका भी काफी स्ट्रेनस प्रोसेस था। क्या आप जाएंगे, आप बताएंगे कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ, उसके बाद आपका एंटीबॉडी टेस्ट करा जाएगा, एंटीजन टेस्ट होगा जिससे पता चलेगा कि कितनी एंटीबॉडीज है। उसके बाद आप देंगे, फिर जो आपने प्लाज्मा दिया उसको क्या करा जाएगा, उसके ऊपर सारी टेस्ट होंगी कि कोई डिजीज तो नहीं है। उसके बाद फिर 400 ml प्लाज्मा रेडी है किसी भी पेशेंट को देने के लिए, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, 200 एंड 200 ml, और वो सब्सिक्वेंटली 1 या फिर 2 जिंदगी बचा सकता है। जितनी, अगर किसी पेशेंट को 2 की नीड है तो 2, और 1 की नीड है तो 1। रोकता था लोगों को प्लाज्मा देने से, डर रोकता था कि हमको फिर से ना हो जाए। अवेयरनेस नहीं थी कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, और ये पता नहीं था कि जाना कहाँ है। इसको कैसे कॉम्बैट करा गया? लोगों को मोटिवेट करा गया, बोला गया कि नहीं आप जाके दे सकते हैं। जिन भी लोगों ने दिया उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया कि आप जाके दें, और लोगों ने अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली में अलग अलग लोगों से बात करी कि जाएं और जाकर दें, और सीधा जाके पेशेंट्स को भी दिया, जिससे बीच में वो फ्रॉड ना हो। कुछ कुछ लोग डायरेक्टली पेशेंट्स को देते थे। इस प्रकार से मिलकर सबने एक डिफरेंस को क्रिएट करा और प्लाज्मा डोनेट करके कोशिश करी जिंदगी को बचाने की। लेकिन अब ये पता चल चुका है कि इसका कोई फायदा नहीं है, तो रुक जाएं। जो लोग अभी भी जा रहे हैं देने उनको भी रोकें, इसका फायदा नहीं है, इससे सिर्फ हम सब लोग परेशान हो रहे हैं। रेदर जो और मोर इफेक्टिव चीजें हैं उनके प्रति मुड़ें, अवेयर रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं। अगर आपको अच्छा लगा इस वीडियो को देख के तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और इसके ऊपर कमेंट करें आपके जो भी व्यूज है। धन्यवाद। जय हिंद।